हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसका ये पार्ट 5th है आज। ठीक है, हर एक पार्ट में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पार्ट भी रहे हैं बीच में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने लिटरेरी टर्म्स को कराया है, और आज की जो क्लास रहने वाली है वो स्पेशली डेडिकेटेड है फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, आज के सारे जो जितने भी हम 50 जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे ही क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, और इसमें आप जानेंगे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हर कोई, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इजी ही लगेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आज की वीडियो को आप एक टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, पेन और पेपर लेकर बैठना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, वीडियो पॉज कर देनी है, अपना आंसर नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद अपने आंसर को मैच करना है, और लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपके 50 आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके ही 30 से अब तो जाने ही वाला है स्कोर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, ये हर एक इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो किसी भी टीजीटी पीजी को ले लीजिए, एनवीएस हो, केबीएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या DSSS भी हो, जहां भी जो भी लिटरेचर के इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम होते हैं उसमें सभी में पूछी जाने वाली ये एक कॉमन चीज है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देन, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। देखिए, ये एक पोम की लाइन है और यहां पर पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में। ठीक है, लाइन देख सकते हो, व्हेन देन, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। ऑप्शंस है मेटाफर, सिमिली, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन। तो देखिए यहां पे ना दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, देखोगे आप, लविंग हेट। ओके, तो अपोजिट वर्ड्स पैरेलली अगर आते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ऑक्सीमोरोन। ठीक है, यहां पर भी जो राइट आंसर है वो इसका ऑक्सीमोरोन ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर ना दो अपोजिट वर्ड पैरेलली आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल मिलकर लिखे गए हैं और हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। यहां पर भी देखो अपोजिट चीजों की बात हो रही है, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ऑप्शन है, यहां पर भी हमें क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। भले ही क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, पर आपको ये चीज मैं शुरू में डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सभी में फिगर ऑफ स्पीच ही पूछी जा रही है, आपको फिगर ऑफ स्पीच पर ही फोकस करना है। ठीक है, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, आयरनी, एपिग्राम। क्या होगा यहां पर? यस, यहां पर ना एपिग्राम है। ठीक है, एक विटी स्टेटमेंट होती है उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपेया, या फिर हाइपरबोली है, मेटाफर है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है, देखिए यहां पे ना स्पेशली साउंड पे फोकस किया जा रहा है। आप लाइन को पढ़ोगे, स्टेटमेंट को समझोगे तो यहाँ पे ना वेव की थंडरिंग की बात की जा रही है। मतलब वेव जब चलती है ना किनारे पे जो थंडर करती है, तो मतलब उसकी जो साउंड आती है उस पे फोकस किया जा रहा है। और स्पेशली अगर साउंड की बात की जाए, ठीक है, जैसे मरमरिंग हो गया, चेरपिंग हो गया, इस तरीके की अलग अलग साउंड के बारे में बात की जाती है, तो वो ओनोमेटोपेया होता है। ठीक है, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी ओनोमेटोपोइया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑन फेम, if I ever took delight in thy praises. On fame, if I ever took delight in thy praises. यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफी है, ओनोमेटोपोइया है, या फिर मेटाफर है?
यस देखिए इसमें ना फेम को इंडिकेट करते हुए बात की जा रही है, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको उसकी तरफ इशारा करते हुए या उसको इंडिकेट करते हुए या उसको पुकारते हुए अगर कोई बात की कही जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। और अपोस्ट्रोफी को पहचानने की एक ट्रिक ये भी होती है कि कई बार ना अपोस्ट्रोफी सिंबल भी लगा हुआ मिल जाता है हमें, तो उससे भी हम कई बार कॉमनैलिटी देख लेते हैं कि हाँ ये अपोस्ट्रोफी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Next है the murmurs haunt of flies on summer caves. I think यहाँ पे eaves होना चाहिए। Yes, the murmurs haunt of flies on summer eaves. What should be the right answer? क्या फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? सिमिली है, मेटाफर है, ओनोमेटोपोइया है या फिर हाइपरबोली है? तो आप देख पा रहे हो यहां पर भी ना मर्मरिंग करना क्या होता है, मर्मरिंग भी एक साउंड है। ओके, मर्मर्स हंट ऑफ फ्लाइज। ओके, तो ये ओनोमेटोपोइया का ही एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है? व्हाट इज सिमिली? अ पार्ट ऑफ स्पीच, अ फिगर ऑफ स्पीच, अ टेक्निकल डिवाइस यूज्ड बाय ओल्ड पोएट्स या फिर अ सिस्टर ऑफ फैमिली। यस, तो आप जानते ही हैं सिमिली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन दिस द फेज दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इल्यूम। इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये पूछा जा रहा है। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? इज दिस द फेज दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इल्यूम। आपको मीनिंग को समझना है, जो स्टेटमेंट है उसके मीनिंग को समझोगे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन। यस, देखिए यहां पर ना चीजों को आप देखोगे स्टेटमेंट में क्या है, चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है और यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपरबोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from a person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called। देखिए एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन को डिफाइन ना करके, उसकी कोई क्वालिटी को डिफाइन ना करके, मतलब वो दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है, किसी नॉन लिविंग थिंग पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मीटोनिमी है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है या फिर अपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, जैसे टायर्ड पर्सन, ठीक है, टायर्ड मैन, तो टायर्ड मैन ना कह के वो टायर्ड जो है वो वे को रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल है स्लीपलेस नाइट। ठीक है, तो उसमें नाइट स्लीपलेस नहीं है, एक पर्सन है जो स्लीपलेस है, जिसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन बोल क्या दिया जाता है? स्लीपलेस नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव था वो ट्रांसफर हो गया, तो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें सेंस को समझने के लिए या फिर अर्थ को समझने के लिए हमें साउंड की मदद लगती है, या फिर हम कहें साउंड ही सजेस्ट करता है कि इस पर्टिकुलर चीज की सेंस क्या है। बेसिकली हम किस पर बेस्ड होते हैं, किस पर फोकस कर रहे होते हैं? साउंड पर। ऑप्शन है एलिटरेशन, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरोन, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होगा राइट आंसर? तो आप समझ ही गए होंगे, जहां पर भी साउंड की बात हो ना वो ज्यादातर ओनोमेटोपोइया से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओनोमेटोपोइया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइल्टी दाई नेम इज विमेन। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार पूछी गई है। फ्रेलिटी यानी कि कमजोरी, दाई नेम इज विमेन, तो ये आप जानते ही हो शेक्सपियर के बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैमलेट से ली गई लाइन है। अब यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, ये पूछा जा रहा है।
मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफी है, सिमिली है। तो आप जान पा रहे हो ना, इसमें ना एक नॉन लिविंग थिंग है जो है फ्रेलिटी, ठीक है। अब फ्रेलिटी को इंडिकेट करते हुए, फ्रेलिटी को इशारा करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसे पुकारते हुए कहा जा रहा है फ्रेलिटी दाय नेम इज वुमेन, ठीक है। तो इसमें भी इंडिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर भी जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होगी वो क्या होगी, अपोस्ट्रोफी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रास्कल्स एंड डॉग्स ran a race round and round the rugged rock। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, यहां पर रेपिटेशन हो रहा है, पर्टिकुलर जो आर कॉन्सोनेंट है इसका रेपिटेशन हो रहा है, और जहां पर रेपिटेशन होता है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, जहां पर कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन हो, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शंस हैं हाइपरबोली, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया या फिर एपोस्ट्रोफी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट का, और कॉन्सोनेंट के रेपिटेशन को हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एलिट्रेशन में देखो, आप पढ़ के देखोगे यहाँ पे ना र साउंड जो है उसका बार बार रेपिटेशन हमें देखने को मिलेगा, और जब कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन हो तो उसको आप एलिट्रेशन कहोगे, और अगर वाउल साउंड का रेपिटेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एजोनेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन मे बी डिफाइंड एज। एलिट्रेशन को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ लिटरेरी जॉनर, repeated consonants in a sentence, a repetition of a speech sound in a sequence of words, literary aptitude। बताइए क्या होगा, सुटेबल आंसर क्या हो सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है आपको यहां से। यस, सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही लग रहा है, अ रेपिटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हिच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है, या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। द सेम स्पेक्ट्रिंग ऑफ सिलेबल्स was heard drawn by the tittering of the class। ऑप्शन है मेटाफर, आयरनी, अपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपोइया। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर, द सेम स्पेक्ट्रिंग ऑफ सिलेबल्स वाज हियर्ड ड्रॉन बाय द tittering ऑफ द क्लास। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी साउंड की बात हो रही है ना, स्पेक्ट्रिंग, टिटरिंग, ये क्या है, साउंड है, साउंडिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओनोमेटोपोइया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पन। इज पन क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, पन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज पन, अपोजिट वर्ड्स, अ प्ले ऑन वर्ड्स, अ फनी वर्ड्स, आइडेंटिकल वर्ड्स। क्या होगा राइट आंसर, पन होता है अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, ही रिसीव्ड अ मोर्टल वुंड, सिनेक्डकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मीटोनिमी, लाइटोटस। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर, he received a mortal wound। देखिए यहां पर ना मोर्टल कौन है, मोर्टल ही है, लेकिन क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो यूज होना था वो ही के लिए होना था, लेकिन ये वुंड के साथ में यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोर्टल पर्सन है ना कि वुंड कभी मोर्टल होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। तो इसमें क्या होगा, लाइटोटस है, पन है, पैथेटिक फॉलेसी है, या इनुंडो है। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, देखिए यहां पर जो राइट आंसर है वो है इनुंडो। अब ये इनुंडो क्या होता है, इनुंडो का मतलब होता है, मतलब ऐसे कह सकते हो आप, अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली, मतलब किसी और चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है बिना उसे कहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, ठीक है।
या जैसे यहाँ पर है आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, मतलब किसी और चीज को इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए ये चीज नोटिफाई की जा रही है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? और एग्जाम्पल हो सकता है देयर आर 2 टाइम्स इन मैन्स लाइफ वेयर ही शुड नॉट स्पेक्यूलेट, व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट एंड व्हेन ही कैन। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। इनुंडो क्या होता है आपको यही जानना है। अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनुंडो। नेक्स्ट है डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स। द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टेटमेंट इज, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो जब एक नॉन लिविंग एंटिटीज को लिविंग एंटिटीज की क्वालिटीज दे दी जाती हैं, या मतलब वही है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम ऐसी क्वालिटीज को जोड़ देते हैं जो कोई लिविंग पर्सन करता है, तो उस सिचुएशन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफिकेशन। और यहां पर भी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। आप देख पा रहे हो डेथ एक नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो मतलब डेथ को कहा जा रहा है डेथ लेज हिज आइजी हैंड ऑन किंग्स। ओके, ना ही हमने डेथ के हैंड देखे हैं, और यहाँ पे डेथ को एक लिविंग पर्सन मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent words is। तो यहाँ पे क्या है? सेम लेटर का occurrence हो रहा है, मतलब रेपिटेशन हो रहा है बार बार सेम लेटर का adjacent words में। ठीक है, और वर्ड की शुरुआत में। ठीक है, तो ये क्या होगा? एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, हाफ राइम है, या फिर राइम है, रिदम है। क्या होगा राइट आंसर? तो आप जानते ही हो जब हम रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। ये एलिट्रेशन की डेफिनेशन है, बार बार किसी भी तरीके से पूछ ली जाएगी घुमा फिराकर, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और कहां से ली गई है? विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ से ये लाइन ली गई है। ठीक है, लेडी मैकबेथ के द्वारा कही जाती है, ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोली है। यस, तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर है हाइपरबोली। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि अरेबिया के सारे परफ्यूम भी हाथ में से जो ब्लड की बदबू है उसको दूर नहीं कर सकते। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम। ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया है लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, मीटोनिमी। यस, क्या होगा राइट आंसर? लाइफ इज अ ड्रीम। तो देखिए यहां पे सिमिलरिटीज है या फिर कहें कंपैरिजन है लाइफ में और ड्रीम में, और लाइफ को ही ड्रीम बता दिया गया है। मतलब दोनों में सिमिलरिटीज बताई जा रही है कि लाइफ भी कैसी है? ड्रीम की तरह है, लेकिन कोई भी एज या लाइक जैसा वर्ड यूज नहीं हो रहा है। सपोज करो यही सेंटेंस कैसे लिखा हुआ होता है? लाइफ इज लाइक अ ड्रीम या लाइफ इज एज अ ड्रीम। ठीक है, एज या लाइक का यूज हो रहा होता, तब ये क्या होती? तब ये सिमिली होती है ना। और अगर एज और लाइक का यूज नहीं हो रहा है और डायरेक्टली इंडिकेट कर दिया गया है, समानता बता दी गई है कि लाइफ इज अ ड्रीम, तो उस सिचुएशन में क्या है? ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है फिर मेटाफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑन माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज इज। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये हमारा सेंटेंस है ऑन माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। यस, यहां पर राइट आंसर है देखिए लाइक आ गया यहां पर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ऑन माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अगर सीधा सीधा ये होता ऑन माई लव इज रेड रेड रोज तो वो फिर मेटाफर होता। अब लाइक यूज हो गया है तो यहां पर क्या हो गया? सिमिली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिमिली। नेक्स्ट इज दिस सी that bears her bosom to the moon, the figure of speech here is।
ये भी बहुत ही फेमस एक पोम की लाइन है। और यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दिस सी दैट बेयर्स इज बॉजम टू द मून। तो यहाँ पे ना सी को एक लिविंग पर्सन के रूप में बता दिया गया है, ठीक है, और वो भी एक फीमेल पर्सन के रूप में बताया गया है सी को, और मून को एक मेल पर्सन, इन्हें एक कपल की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जब नॉन लिविंग एंटिटीज को हम लिविंग एंटिटीज वाली क्वालिटीज दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। The holy time is quite as a nun। तो as भी आ रहा है, इसको भी फोकस में लेना है और ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है कि क्या कहा जा रहा है इसमें। The holy time is quite as a nun क्या होगी? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, हाइपरबोली है, पर्सोनिफिकेशन है या सिमिली है? तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एज से ही इंडिकेट हो गई थी, क्या है? सिमिली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिमिली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रोटेड सोरो इज। यस, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरोन है, हाइपरबोली है। प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सोरो। यस, राइट आंसर इज मेटाफर। यहां पर भी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, लेकिन लाइक और एस का यूज नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर है यहां पर मेटाफर। प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सोरो। नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है, मीटोनिमी है, पर्सोनिफिकेशन या ऑक्सीमोरोन? देखिए यहां पे ना ये जो रेड टेप वर्ड आया है ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बस नेम चेंज हो गया है, और जब चेंजिंग द नेम होता है तो इस सिचुएशन में हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं? मीटोनिमी। मीटोनिमी में होता ये है कि हम नेम को चेंज कर देते हैं, जैसे हम किंग ना कह के, ठीक है, क्या बोल दें? द क्राउन, है ना, इस तरीके से मतलब उसको जो इंडिकेट करने वाले नेम है वो बदल दिए जाए, ठीक है, चेंजिंग द नेम। तो इस सिचुएशन में मीटोनिमी नामक हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो यहाँ पर भी रेड टेप जो है वो एक पर्टिकुलर एक मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के लिए ये मीटोनिमी आएगा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। अब यहाँ पे कहा गया है राइमिंग किसकी है? वाउल साउंड्स की राइमिंग है विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या कहा जाएगा इसे? रिदम, कॉन्सोनेंट्स, एजोनेंस, एलिट्रेशन। यस, वाउल साउंड्स की राइमिंग, इसको क्या कहा जाता है? एजोनेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एजोनेंस। नेक्स्ट इज लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। फिगर ऑफ स्पीच हियर इज, यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। मेटाफर है, क्लाइमैक्स है, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन? तो इसमें कहा ही गया है, लाइक शुरुआत में लगा दिया गया, लाइक अ पेशेंट मतलब पेशेंट की तरह, एथराइज अपॉन अ टेबल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? सिमिली, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है यहां पर सिमिली। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, बहुत ही फेमस ये भी लाइन है, और कहां से है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, ठीक है, शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस से। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो एज का यूज हो गया है यहां पर, और एज और लाइक का यूज आपको ध्यान रखना है, किसके एग्जाम्पल हैं? सिमिली के। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिमिली। नेक्स्ट है द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोली, नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे हाइपरबोली या ऑक्सीमोरोन। तो इसमें ना
आप देख पा रहे हो, मतलब सिमिलरिटीज है। कैमल को क्या कह दिया गया है, शिप कह दिया गया है, शिप की तरह बता दिया गया है ना, और ना ही लाइक का यूज हो रहा है ना एज का यूज हो रहा है। अगर सपोज करो ये ऐसे होता था, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, तब ये सिमिली होता। और अगर लाइक और एज का यूज नहीं हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, दो चीज में सिमिलरिटीज बताई जा रही है, तो वो फिर क्या होगा, मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। पन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, ऑक्सीमोरोन है। यस, तो यहाँ पे ब्यूटी की आईज बताई गई हैं, है ना। तो ब्यूटी को एक एज अ ह्यूमन बीइंग माना गया है, और अगर ऐसी चीज होती है तो उसमें वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, फिर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। अपोस्ट्रोफी है, क्लाइमैक्स है, पन है, पर्सोनिफिकेशन है। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे ना इंडिकेशन, किसी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ठीक है, और अपोस्ट्रोफी सिंबल्स भी हैं साथ में। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, अपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी मार्क्स हैं वो, ठीक है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, और आप हम इसे पढ़ ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसमें क्या है, हाइपरबोली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिटिल सोरोज सिट एंड वीप, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटिल सोरोज सिट एंड वीप, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, पन या ऑक्सीमोरोन। तो आप देख पा रहे हो लिटिल सोरोज एक नॉन लिविंग चीज है, थिंग है, ठीक है, और इसको एक ह्यूमन बीइंग की एंटिटीज से क्वालिफाई कर दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वेज। वियरी कहते हैं थके हुए, और वे मतलब रास्ते, तो रास्ते तो कभी नहीं थकते, है ना। थके हुए कौन होंगे, प्लोमैन, ठीक है, जो अपने घर लौट रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जो एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव था प्लोमैन का, उसको ट्रांसफर करके वे के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टॉटोफ्रेज क्या होता है, टॉटोफ्रेजेस क्या मीनिंग होता है टॉटोफ्रेज का। A phrase or sentence which fails to repeat an idea in the same words. A phrase or sentence which does not repeat an idea in the same words. A phrase or sentence which repeats an idea in the other or different words. A phrase or sentence which repeats an idea in the same words. क्या होगा राइट आंसर, What is टॉटोफ्रेज। यस, टॉटोफ्रेज मतलब देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बुरी चीज है, ठीक है, कोई बेकार सी चीज है, और ये बेकार सी चीज है ही, ठीक है। इसमें क्या है, अफ्रेज एक ऐसी फ्रेज है या सेंटेंस है जो बार बार सेम वर्ड्स में रिपीट किया जा रहा है, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम टॉटोफ्रेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मीनिंग भी इसका सेम है, सेम वर्ड्स को बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। आगे है टॉटोलॉजी इज आल्सो नोन एज, टॉटोलॉजी को और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, प्लेनिज्म, पन, प्रोसिडी, रेक्टोरिक। यस, तो इसको कहते हैं प्लोनाज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजलेस रेपिटेशन इज, यूजलेस रेपिटेशन किसको कहा जाता है, तो अभी हमने बात की थी, ये भी क्या है, टॉटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टॉटोफ्रेज, टॉटोलॉजी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the example of transferred epithet? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, इवनिंग स्टार, ड्रीमिंग हाउस, डार्कनेस विजिबल, या फिर नन ऑफ दीज। यस, क्या होगा राइट आंसर, तो आप देख पा रहे हो इवनिंग स्टार, ये तो सिंपल सा, देखो स्टार कब का स्टार है, इवनिंग का, है ना, ये तो एक तरीके से एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी। अभी आप देखोगे डार्कनेस विजिबल, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
आप ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल देखोगे, ये ड्रीमिंग हाउस, मतलब एक हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और उसके साथ में एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जोड़ दिया गया है, ड्रीमिंग। ड्रीमिंग क्या होता है? ड्रीमिंग एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, ड्रीमिंग हाउस। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है सार्काज्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सार्केजियम, सार्केजियन, विच मीन्स, देखिए सार्काज्म जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ब से सार्केजियम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव माइंड, टू इम्प्रूव हेल्थ, टू ईयर द आईज, टू टीयर फ्लैश। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सार्केजियन का मीनिंग क्या होता है? यस, ये भी ईयर नहीं है, ये टीयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर राइट आंसर है टू टीयर फ्लैश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज taunting use of apparent praise for dispraise is, ये किसकी डेफिनेशन दी गई है? आयरनी, फार्स, सार्काज्म, सटायर। taunting use of apparent praises for dispraise, मतलब ताने के अंदाज में हम कोई अच्छी चीज कह रहे हैं किसी को डिस्प्रेज करने के लिए, टॉन्ट के रूप में कह रहे हैं, और उसे क्या होगा वो? यही चीज क्या होती है? सार्काज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ यू डू नॉट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लूज योर व्हील, इट इज एन इंस्टेंट ऑफ, ये किसका इंस्टेंस है या क्या, मतलब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? इफ यू डू नॉट डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लूज योर व्हील। यस, जब हम एक हुल के लिए पार्ट का यूज करें और पार्ट के लिए हुल का यूज करें, तब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? इसे कहते हैं सिनेक्डकी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे व्हील का मतलब व्हील से ही नहीं है, सिर्फ ये ओवरऑल पूरे व्हीकल की बात कर रहा है, या कार हो सकती है, जो भी वो ड्राइव कर रही है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। द फिगर ऑफ स्पीच इज, यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सिनेक्डकी, लाइटोटस या लाइटोटीज, पन, एंटीथीसिस। यस, यहां पर भी क्या है? सिनेक्डकी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज uneasy lies the head that wears a crown. The figure of speech is, yes, uneasy lies the head that wears a crown. यहां भी क्राउन, ठीक है, मतलब पार्ट टू हुल और हुल टू पार्ट वाली कंडीशन अगर बनती है तो वो फिगर ऑफ स्पीच साइनोडोशी या सिनेक्डकी कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ part is used to show the whole and the whole to a part is, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहां पे भी राइट आंसर क्या है? सिनेक्डकी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ cloudless climes and steady skies. The figure of speech is, yes, she walks in beauty like the night of cloudless climes and steady skies. मेटाफर है, सिमिली है, पन है, या फिर ऑक्सीमोरोन है? यस, देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो, स्टेटमेंट को समझोगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ है शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स, तो लाइक, ठीक है, सिमिलरिटीज बता रहा है उसकी वॉक में और नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स की वॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है और क्या हो जाएगा? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। नेक्स्ट इज the naked every day he clad when he put on his clothes. Here the figure of speech is, बताइए, the naked every day he clad when he put on his clothes. पन है, लाइटोटस है, सिमिली है या आयरनी?
तो देखिए यहाँ पे ना प्ले ऑन वर्ड्स हो रहा है ना, मजाक भी उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। और राइट आंसर है यहाँ पर पन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, pun. Moving to the next question. Next is, the moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Here the figure of speech is. यहाँ पर कौन सी figure of speech है? The moon doth with delight like round her when the heavens are bare. Pun, apostrophe, litotes या फिर personification. यस यहाँ पे मून को एक लिविंग बीइंग या फिर एक ह्यूमन बीइंग मान लिया गया है। और तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज द ग्रीक टर्म पर्सोनिपोपिया इज आल्सो नोन एज। एक ग्रीक टर्म है प्रोजोपोपिया। ठीक है, तो ये जो ग्रीक टर्म है ये इसका मीनिंग क्या है? ये इंग्लिश में कौन सा वर्ड इससे कनेक्ट करता है? मेटाफर, टॉटोफ्रेज, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन। प्रोजोपोपिया। यस, जो ग्रीक टर्म है ना प्रोजोपोपिया, ये रिलेट करती है पर्सोनिफिकेशन से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्काई लोवर्ड एंड मटरिंग थंडर, some said drops wept at the completing of the mortal sin. Which figure of speech is used here? Sky lowered and muttering thunder, some and drops wept at completing of the mortal sin. Metaphor है, metonymy है, assonance है, personification है। Yes, right answer है यहाँ पर personification। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो लाइन है ना ये कहां से ली गई है? तो ध्यान रखना है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइन है, जो मिल्टन द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट है उससे। नेक्स्ट है व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग, द फिगर ऑफ स्पीचेस। देखिए लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स बोल लीजिए या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बोल लीजिए, उनको मतलब ऐसे इमेजिन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो लिविंग बीइंग है। तो वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, अपॉस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन। यस, राइट आंसर क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।